नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। सुबह सुबह आज न्यूज़ देखना ही चाहिए। तो न्यूज़ों की सीरीज़ में हम जो है टॉपिक वाइज डिटेल डिस्क्रिप्शन में आज शुरू करते हैं। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे वो भी जो है अच्छे खासे इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों एक बात और हम आपको बता दें, उम्मीद करते हैं कि इस लॉकडाउन में और इस कोविड की महामारी के में आप लोग घरों में होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे रहिए। और सारे एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गए हैं, सब अक्टूबर में चले गए हैं। तो आप जो है तैयारी बिल्कुल कम मत करिए, तैयारी का फ्लुएंस वैसे ही बनाए रखिए और पीक पे पहुंचाते रहिए। घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, मम्मी पापा परिवार फैमिली के साथ रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी चीज़ ऐसी हो जो समझ में नहीं आ रही हो तो आप सीधे हमको जो है कमेंट में डिस्क्रिप्शन कमेंट करके दे सकते हैं। हमारे जो है कर्मयोगी सिविल सर्विसेज inquiry@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। हम आपको जो है हमारे मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड करते हैं, उस पर व्हाट्सएप और कॉल भी करके सीधे कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। कोई भी रिसोर्स चाहिए, कोई भी बुक चाहिए, कोई करंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, एवरीथिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखकर। एक बात और, हमारा मुख्य फोकस है ऐसे बच्चे जो फाउंडेशन तैयारी करना चाहते हैं, जो IAS बनना चाहते हैं। हो सकता हो फिर इंटर में हो, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, इवन हो सकता हो ग्रेजुएट हो भी चुके हों, जॉब कर रहे हों, उनको भी हम अच्छे से गाइड करते हैं। और हमारी एक सीरीज चलती है, उसमें हम ये बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह तैयारी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए उससे पहले अब जो हम ये सब बातें हुई, अब हम करने शुरू करते हैं। आज का एक टॉपिक है वैश्विक कॉर्पोरेट टैक्स, है ना। वैश्विक नाम पर हमेशा आप लोग जाया करिए, नाम पे कोशिश करिए जाने का। तो जैसे इसके नाम ही से लग रहा है वैश्विक कॉर्पोरेट, है ना। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कर, है ना, टैक्स बोलते हैं, है ना, मतलब ग्लोबल, आप बोल सकते हैं ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स, है ना, GCT। अब ये क्या है? अभी तक आपको पता होगा कि हर देश जो है अपने स्तर पे जो है अलग अलग टैक्स लगाते हैं। लेकिन अब देखा गया है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपने यहाँ निवेश को, विदेशी निवेश को, FDI जिसको बोलते हैं, आकर्षित करने के लिए वो देश अपने यहाँ कर टैक्स को सबसे न्यूनतम रखते हैं। और वहाँ पर मैक्सिमम कंपनियाँ जाती हैं, वो मोस्ट ऑफ द छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं। ऐसे देशों को आप टैक्स हेवन कंट्रीज भी बोलते हैं, है ना। तो अब इस समस्या से पूरा विश्व गुजर रहा था कि भाई ऐसी समस्या, तो इसी को ध्यान में रखते हुए G7, याद रखिएगा दोस्तों, G7 के देशों ने जो है एक इसको प्रस्तावित किया है कि अब जो है एक वैश्विक स्तर पर एक कॉर्पोरेट टैक्स लगा दिया जाएगा और वही जो है कॉर्पोरेट फिक्स होगा। ऐसे देश जो कम टैक्स लगाते हैं उनको भी लगाना होगा, है ना। तो ये चीज़ें निर्धारित की गई। अभी देखिए यह हस्ताक्षर किया गया मंत्री, जो G7 देशों की मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है उसमें से बात हुई, हस्ताक्षर हुआ। जुलाई में जो है उनके G7 देशों के गवर्नर बैंकों के, देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की जब मीटिंग होगी, बैठक होगी, तो उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ अपना न्यूज़। और ये हुआ अब जो है ये लगाने की जो बात की गई है, कितने % लगाने की बात की गई है? 15%। इसमें प्रावधान किया गया है कि 15% जो है ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाएगा। कॉर्पोरेट मतलब उन सभी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए लगाया जाएगा, ठीक। दूसरी बात दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, इसकी आवश्यकता भी हमने बता दी क्यों इसकी आवश्यकता हुई। इसलिए आवश्यकता हुई कि टैक्स हेवन देशों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपने मुनाफों को जो है विदेशों में अलग अलग क्या करती थी, इसलिए भी आवश्यकता हो गई नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती थी, ऐसा कंपनियों का जाल बैठाती थी, विकसित करती थी, जिसको सब्सिडियरी कंपनी बोलते हैं। उनको बैठा करके छोटे छोटे कंपनी ऐसे बना करके उसका जो हेडक्वार्टर दिखा देते थे ऐसे देशों में जहाँ पर टैक्स न्यूनतम है ना। इस आधार पे वो क्या करते थे, दूसरे देशों के लाभ को उस कंट्री में मंगा करके लाभ कमाते थे। टैक्स चोरी एक तरह से करते थे। इसको करने के लिए एक चीज़ और भी होता था, इसकी आवश्यकता इसलिए भी पड़ गई कि दूसरी आवश्यकता क्या पड़ गई कि इससे एक फ़ायदा ये होगा
कि मतलब कि डबल टैक्स लग जाते, दोहरा कराधान लगा दिए जाते थे। इस दोहरा कराधान के कारण भी जो है उससे भी बचत होती थी। पता चलता था एक जिस कंपनी में यूएसए कंपनी वहाँ भी लग रहा है टैक्स और इंडिया में आई है तो यहाँ पर भी टैक्स लग रहा है। दोहरा कराधान से बचने के लिए भी ये चीज़ आवश्यक थी, है ना। अब दूसरे इसमें अब कुछ मुद्दे भी हैं। अब समझ लें मुद्दे क्या होंगे, इसके मुद्दे ये हो जाएंगे कुछ मुद्दे अगर देखा जाए तो अब बताइए जो कर लगाने का अधिकार है वो किसका है, देशों का। इसीलिए देशों को संप्रभु देश बोलते हैं। मतलब संप्रभु मतलब ऐसा देश कि मतलब कि ऐसा जिस पे किसी अन्य शक्ति का, बाहरी शक्ति का कोई भी प्रभाव न हो, उसको संप्रभु बोलते हैं, निर्दय देश। अब पता चल रहा कर जो है ये तो देश का खुद का होता है और कर जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है देश के लिए के नाम पर, राज्य के लिए, है ना। तो अब जो है यही कर ही जो है वैश्विक स्तर पे लगेगा तो उनका जो है अधिकार कम हो जाएगा, है ना, कर लगाने का देशों का। दूसरी बात हो गई कि अब अपने देश के अंदर भी कर चोरी को रोकने के लिए इनके पास देशों को विवेकाधिकार की कमी हो जाएगी, क्योंकि वैश्विक स्तर पर ही लगा जाए। कुछ इस तरह के और भी मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे हुए। नेक्स्ट चीज आती है इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर भारत पर इसके प्रभाव को हम देखें कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें एक चीज़ मिलेगी आपको कि सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है, कर लगाने का सिस्टम है, वो जो है दर वैश्विक दर से सामान्यतः ऊंचा होता है, ऊंचा है। अगर ऊंचा है तो जब वैश्विक कर लग जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, कम लगेगा, है ना। मतलब कि तो और कम हो जाएगा इंडिया में कर। इससे सरकार की आमदनी में कमी तो होगी, लेकिन वैश्विक निवेश आएंगे, एफडीआई आएगी, निवेश आएंगे, ये फायदे होंगे। अब दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है आसियान, है ना। अगले टॉपिक है आसियान। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ, है ना। आसियान जिसको आप बोलते हैं आसियान, ठीक है, दक्षिण पूर्व देशों का संघ जिसको आप बोलते हैं, इसको एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस क्या बोलते हैं आप, आसियान, है ना। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान, साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक दोस्त। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन आसियान का फुल फॉर्म होता है जिसको आप बोलते हैं दक्षिण पूर्व देशों का संघ, है ना। अब इसमें कितने देश हैं, इसमें 10 देश हैं। कितने देश हैं दोस्तों, 10 देश हैं। और कौन कौन से देश हैं, उसमें ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश हैं जो इस क्षेत्रों में आते हैं। अब इसका गठन कब हुआ था दोस्तों, इसका गठन 1967 में किया गया था और बैंकॉक घोषणा पत्र के भी नाम से इसको जानते हैं। आसियान घोषणा या बैंकॉक घोषणा, तीन नाम में आसियान या बैंकॉक घोषणा भी बोलते हैं। बैंकॉक में घोषणा हुआ था, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से। किस उद्देश्य से किया गया था, इस उद्देश्य से किया गया था इस क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको किया गया था। सामान्यतः इसको उस परिदृश्य में स्थापना इसकी की गई थी जब जो है विदेशी या जिसको औपनिवेशिक शक्तियां जो है वहाँ पर शासन करती थी, तो उनके खिलाफ जो है लड़ने के लिए यह आसियान देशों का या आसियान का संगठन किया गया था, स्थापना की गई थी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी न्यूज़ में हम क्यों पढ़ा रहे हैं, तो पुरानी चीज़ है। तो न्यूज़ में ये बात हो गई है कि अभी जो है आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग जो हो गई, आसियान देशों की विदेश मंत्रियों की मीटिंग, विदेश मंत्रियों की मीटिंग को चीन
जो है क्या करेगा, मतलब आयोजित करेगा या उनका जो है मंत्रियों की मेज़बानी करेगा। अब मुद्दा आता है भाई, तो चीन अगर मेज़बानी कर रहा है तो इसमें क्या आपत्ति हो गई? आपत्ति ये हो गई कि जैसा कि आप जानते हैं आसियान जो है सामान्यतः जो है अमेरिका समर्थक है। अब जो है अगर इसका चीन करेगा तो अन्य देशों को थोड़ी प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो अब मुद्दा आता चीन क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है कि चीन जो है आसियान और चीन के बीच 30 वर्ष के जो संबंध हैं उसकी वर्षगांठ मना रहा है, समारोह मना रहा। 30 या 3 दशक के समारोह के उपलक्ष्य में जो है मंत्रियों की मीटिंग का वो जो है मेज़बानी कर रहा है चीन। अब इस क्षेत्र में ये इसलिए आसियान क्षेत्र महत्वपूर्ण है कि क्वाड के देश चाहते हैं कि हमारे पक्ष में रहे। क्वाड में जैसा कि आप क्या जानते हैं, ये इसको आप जानते हैं, क्वाड में 4 देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है, जो सामान्यतः ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली जो है चीन के अगेंस्ट बनाई गई। चीन अभी हाल ही के दिनों में ये भी कहा था कि क्वाड जो है ये दक्षिण पूर्व का या एशिया प्रशांत क्षेत्र का जो है नाटो होगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो है चीन की चिंता को प्रदर्शित करता है ना, कि चीन इस मुद्दे को लेकर कितना चिंतित है और आसियान देशों को कितना सेंसिटिव संवेदनशील तरीके से लेता है। नेक्स्ट बात आती है कि भारत के लिए आसियान कितना महत्वपूर्ण, कैसे महत्वपूर्ण है ना। भारत के लिए, ठीक है, भारत के लिए महत्व इसका क्या है, आसियान देशों के महत्व। भारत के लिए महत्व इस तरह संदर्भ में है कि भारत का आप जानते होंगे सबसे एम्बिशियस एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, है ना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जिसको लुक ईस्ट पॉलिसी था, मतलब कि पूरी की ओर देखो या पूरी की ओर कार्य करो। इसको देखने के लिए आसियान क्या हो गया, आसियान ही है, आसियान के लिए ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई गई है ना, तो इसके लिए महत्वपूर्ण हुआ। दूसरी पॉइंट आता है कि भारत जो है, भारत का आसियान चौथा व्यापारिक साझेदार है। चौथा क्या है, चौथा व्यापारिक भागीदार है। कौन? इंडिया के साथ आसियान व्यापारिक भागीदार देश है, ठीक। एक चीज़ और है, आप जानते होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक एम्बिशियस एक मिशन है जिसको सागर बोलते हैं, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ एंड ऑल द रीजन, है ना। इस रीजन में सागर जो है, सागर के भी सफल होने के लिए आसियान देशों का सहयोग और उनका महत्व सबसे महत्वपूर्ण है ना, तो योगदान महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया मतलब आसियान देश, उससे न्यूज़ और उसका ये एक मुद्दा और भी है चौथा कि ये जब महामारी ख़त्म हो जाएगी तो महामारी ख़त्म होने के बाद भी इसका जो है आसियान के देश के साथ जो है भारत का रिश्ता होगा या आर्थिक स्थिति को कवर करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि व्यापार अच्छे खासे होते हैं। चौथा सा भागीदार है ना। तो ये हुआ दोस्तों। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है दोस्तों वर्ल्ड बैंक, जिसको आप बोलते हैं, या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड है। एसेट मतलब परिसंपत्ति, राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी, है ना। कंपनी लिमिटेड जिसको आप क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय नेशनल एसेट, देखिए नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, है ना दोस्तों। इसको आप इस भाग में भी लिख सकते हैं, इसका राष्ट्रीय परिसंपत्ति को आस्ति भी बोलते हैं, ना, आस्ति पुनर्संरचना कंपनी लिमिटेड, है ना। ये क्या है, इसी को आप बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है दोस्तों वर्ल्ड बैंक। क्या आप बोलते हैं, ये वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक मतलब
बैंक तो अच्छा लेने, बैड बैंक पहले ही नाम क्यों घोषित कर दिया गया, आप लोगों का आश्चर्य हुआ। तो अच्छी बात है अगर आपको बैड बैंक को ही समझ जाएंगे। बैड बैंक क्यों, क्योंकि ख़राब बैंक होगा, इट मीन्स तो यही हुआ ना दोस्त। तो बैड बैंक इस संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक ऐसी कंपनी बनाई जाएगी जो एनपीए किसको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एसेट मतलब संपत्ति, पैसा तो है, संपत्ति है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर रही, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसको इस संदर्भ में आप समझिए कि अगर कोई भी कंपनी, कोई बैंक किसी व्यक्ति को 10,000 करोड़ रुपए दे दिया है ना, अब वो 10,000 रुपये पता चला वो कंपनी घाटे में जा रही, 1 रुपया जो है वापसी नहीं कर रही है और धीरे धीरे, तो वो 10,000 करोड़ तो पैसा तो है, लगी हुई है कंपनी में, उसकी अगर बेची जाए तो में भी निकल जाएगा, लेकिन वो क्या कर रहा, उससे कोई जनरेट नहीं हो रही, नई पैसा की उत्पत्ति नहीं हो रही, तो इसी को बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो अब जो है आप जानते हैं भारत में सबसे बड़ी समस्या है एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को की, है ना। तो अब इसकी समस्या के समाधान के लिए सरकार जो है 2021-22 के बजट में एक घोषणा की थी कि वह जो है एक राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी बनाएगी। यह एक ऐसा कंपनी या एक ऐसा इसको बैंक कहा जाएगा जो जिस बैंक का एनपीए होगा उससे क्या करेगी, ले लेगी। मान लीजिए विजय माल्या को 10,000 करोड़ एसबीआई ने दिया है, तो अब क्या करेगी एसबीआई जो है इस कंपनी को वो माल्या का मुद्दा सौंप देगी, भाई तुम लो। अब क्या करेगी ये कंपनी अपने अलग तरीके से कोशिश करके उससे विजय माल्या से पैसा वापस लाएगी, है ना। और ये क्या करेगी ये कंपनी एसबीआई को जो है 3,000 करोड़ में खरीद लेगी, भैया ये मुद्दा हम 3,000 करोड़ में आप ले लेते हैं, ठीक है ना। 10,000 करोड़ है लेकिन हम आपको 3,000 करोड़ देते हैं। अब सारा सरदर्दी इस कंपनी का हो गया विजय माल्या से पैसे कैसे वसूल करें, किस तरह करे, या तो उसकी संपत्ति को बेच दे, या तो विजय माल्या को इंग्लैंड से पकड़ के उठा लाए, या एनीथिंग कुछ भी करे। अब इस कंपनी की सरदर्दी हो गई, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, अब बैंकों के पास इतनी एक्सपर्टीज तो होती नहीं है कि वो जो हो वसूली करें, रोज मुकदमे दौड़े यहाँ करें, और दूसरी बात अगर यही करेंगे तो बैंक अपना काम कैसे करेंगे। इससे अच्छा एक कंपनी बना दीजिए और ये सारी चीज़ें देखें। तो अब बताया अच्छा भाई ये कंपनी, तब तो इसीलिए बैड बैंक होगा कि भाई ये भी बैंक का काम पैसे लेने का काम करेगा, इधर बैंक को पैसे देने का काम किया, इसलिए बैड बैंक है, ख़राब चीज़ों को लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ आती है, तो ये किसकी होगी, ये जो है ये निजी और मतलब सार्वजनिक दोनों लोग मिल करके इस कंपनी की स्थापना करेंगे, जिसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा गवर्नमेंट का होगा। इस तरह यह एक सार्वजनिक कंपनी होगी दोस्तों। तो अभी न्यूज़ में क्या है, अभी न्यूज़ में ये है कि अभी जो ऋणदाता थे, ऐसे जो बैंक थे जो ऋण दिए थे, वो 89,000 करोड़ रुपये जो है 89,000 करोड़ रुपए के 22 खातों को क्या किए हैं, इस कंपनी को सौंप दिए। भैया ये 89,000 करोड़ है ना, 89,000 करोड़ रुपए बोले हैं कि लो, और ये कितने खाते हैं, 22 खाते में इतने पैसे बकाया हैं, और इसको क्या कर दिए, इसको हस्तांतरित कर दिए कि भाई अब आप ले जाओ अपना करो। ये हुआ न्यूज में, है ना। आज के देश में आपको आश्चर्य होगा कि वर्तमान में 2 ट्रिलियन, याद रखिए 2 ट्रिलियन जो है एनपीए घोषित है, 2 ट्रिलियन है ना। तो ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ ये भी हो गई कि अब ये एसेट, इसके लिए क्या क्या प्रावधान है। अभी तो हम लोग एक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, NARCL है ना। NARCL एक कंपनी मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। अब इसके बारे में इसके प्रावधान समझ लिया जाए, क्योंकि आपको तो पता है कोई भी चीज़ नई संरचना हुई, नया गठन होगा, तो IAS को तो प्यारा मोहब्बत है ऐसे सवालों से, वो तो पक्का पूछना ही पूछना है। बैंकिंग से सवाल पूछता ही पूछता है, बैंकिंग में तो श्योर है पूछेगा ही पूछेगा। PCS भी इससे कम तो है नहीं, वो भी पूछेगा ये कंपनी कौन है, इसकी संरचना कौन हुई है, इसको गवर्न कौन करता है, इसकी स्थापना कब हुई है, ये सब सवाल तो पूछेंगे ऑटोमेटिकली के लिए, है ना। छोटे छोटे एग्जाम भी पूछते हैं। तो आइए इसकी संरचना के बारे में, इसके मुख्य प्रावधान के बारे में भी जान लेते हैं, है ना। तो ये कंपनी किसके द्वारा रेगुलेट होगी, कहाँ पर रजिस्टर्ड होगी, RBI के पास रजिस्टर्ड होगी। कहाँ पर होगी, RBI के पास रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। अब RBI अगर रजिस्टर्ड करती है तो रजिस्टर्ड, ठीक है,
अनरजिस्टर्ड कहती है आरबीआई, तो रेगुलेट भी कौन करेगी, विनियमित भी कौन करेगी, आरबीआई ही करेगी। इसके लिए अगला प्रावधान क्या किया गया है, अगला प्रावधान ये किया गया है, पहले था 200 करोड़, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ इसमें था कि ऐसे मुद्दों को ही इस कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाएगा 2 करोड़, लेकिन इसको जो है 2017 में जो है आरबीआई इसको निश्चित करके क्या न कर दिया 100 करोड़। अगर 100 करोड़ रुपए का कोई भी मुद्दा है तो उसको इस कंपनी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एनपीए का, ये हो गया ना। उसके बाद एक चीज़ और इस आरबीआई ने लागू किया है, ठीक, आरबीआई ये भी बोला है कि वो जो है 15% पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखना होगा। 15% क्या रखना होगा, पूंजी पर्याप्तता, क्या होगा, पूंजी दोस्तों, पूंजी पर्याप्तता अनुपात। अब आप सोचेंगे पूंजी पर्याप्तता, ठीक है, पर्याप्तता अनुपात ये क्या है, ठीक है। पूंजी पर्याप्तता अनुपात ये एक ऐसा अनुपात है कि कोई भी कंपनी, सॉरी बैंकिंग के संदर्भ में सामान्यतः लिया जाता है कि उसके पास इतने कम से कम 15% पूंजी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ मान लीजिए क्या एक कंपनी स्थापित कर दी गई है भाई, अब उसके बाद सारा चीज़ जो है उसने जो है एसबीआई को दे करके खरीद लिया, अब उसके पास पैसे नहीं, विजय माल्या यहाँ से पैसा कैसे लाएगी, क्योंकि उसके पास खर्चे के लिए पैसा नहीं बचा, इसलिए उसको जो है 15%, अगर 100 रुपये है तो 85 रुपये वो बैंकों से खरीद ले, लेकिन कम से कम 15 रुपये अपने पास मेंटेन करके रखे ही रहना होगा। क्यों, क्योंकि कम से कम इतना मेंटेन रहे, पर्याप्त उसके पास बना रहे, है ना। तो इसलिए ये जो है ये मतलब कि सिस्टम है, इतना करना ही करना पड़ेगा। अब इस कंपनी को, ठीक है, अब एक मुद्दा आता है कि भाई ये कंपनी स्थापित कर दी गई, क्या कोई कानूनी अधिकार भी है कि बजट में घोषणा करके ही हो गई, नहीं, बजट है इसका जो है सरफेसी अधिनियम 2002 का कानून है, सरफेसी अधिनियम, इसके तहत जो है यह प्रावधान किया गया है, सरफेसी अधिनियम 2002 में इस बार इस कंपनी की, इस तरह की कंपनी की स्थापना की बात की गई है। तो यहीं से इसको क्या मिलता है, इस कंपनी को अधिकार मिलता है। ठीक दोस्तों, तो हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बात इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, पक्का याद रखिएगा, क्योंकि आईएएस में, पीसीएस में सवाल ज़रूर से ज़रूर पूछने वाला है। आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी, एमपीपीसीएस, राजस्थान पीसीएस में श्योर एंड श्योर पूछेगा। छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछने वाला है, क्योंकि आप पिछले सालों का एग्जाम का ट्रेंड उठा के देख लीजिए, बार बार ऐसे सवाल पूछता रहता है। अब हम एक टॉपिक पर आते हैं पर्यावरण से, सी स्नॉट, है ना दोस्तों। सी स्नॉट क्या है, सी स्नॉट, है ना। सी मतलब समुद्र, स्नॉट मतलब स्नॉट, ये क्या है दोस्तों, ये पर्यावरण का मुद्दा है, याद रखिएगा। आईएएस जरूर एक सवाल पूछता है जो टर्मिनोलॉजी, एज ए टर्मिनोलॉजी पूछता है कि ये क्या है, टर्मिनोलॉजी मीन्स व्हाट, मतलब आईएएस का एक प्रवृत्ति है पूछने का सवाल कि ये क्या है। जैसे अभी पूछा था हर सवाल 1 से 2 सवाल पूछ ही लेता है, आप चाहे जब भी 2016, 17, 18, 19, 20 में देखिए पूछ ही लेता है ना। तो उसी में इसको भी समझ लीजिए, जैसे यूट्रोफिकेशन पूछा था, यूट्रोफिकेशन मतलब कि सुपोषण पूछा हुआ था। उसके बाद क्या पूछा था, उसके बाद पूछा था डेड जोन क्या होते हैं, तो ये काला सीवाल से रिलेट करके पूछा था। ये तो ऐसे ऐसे सवाल वो पूछता रहता है ना। तो अब सी स्नॉट क्या, सी स्नॉट एक भूरा या हरे कलर का चिपचिपा पदार्थ होता है। कहाँ पर होगा ये चिपचिपा पदार्थ, ये सामान्यतः जो है सागरों, महासागरों में सामान्यतः मिल जाता है, भूरे और चिपचिपे कलर का। अब भूरे और चिपचिपे कलर का पदार्थ ये है क्या, कौन सा है, सामान्यतः ये जो है शैवाल होते हैं। शैवालों को जब इतनी ज़्यादा पोषकता मिल जाती है तो वो क्या कहते हैं, अत्यधिक पोषकता की प्राप्ति में जो है अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज कर लेने के बाद वहाँ दलदली ज़मीन और भूरे या हरे रंग की कीचड़ या पंख बना देते हैं, क्योंकि वो क्या होंगे, सारे है शैवाल हैं, तो कीचड़ जैसी वहाँ पर संरचना बन जाती है ना। तो ये क्या है, हरे या भूरे, है ना, या ये भूरे कलर के क्या हैं दोस्तों, ये जो है पंख, कीचड़ या पंख हैं, ठीक है, कीचड़
कीचड़ या पंख भी आप बोलते, उसी को गाँव में पंख से पंकज जानते ही हैं, है ना, उसको बोलते हैं कमल को, है ना। तो कीचड़ या पंख होते हैं, ये कहाँ से, ये क्या होते हैं वास्तव में, ये जो होते हैं शैवाल होते हैं। जब शैवाल अत्यधिक पोषक हो जाते हैं, अत्यधिक पोषक शैवाल मिल जाते हैं, तो ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं कीचड़ के रूप में। इससे नुकसान क्या क्या होता है दोस्तों, इससे नुकसान ये होगा कि यहाँ की जो मछलियाँ होंगी, मछलियाँ मर जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, सारे ऑक्सीजन तो ये कंज्यूम कर दिए, खपत कर गए हैं। उसके बाद जितने जीव जंतु हैं वो भी डेड करने लगेंगे। कुछ ऐसी मछलियाँ हैं जो वहाँ पर जिंदा रह जाएंगी, तो कैसी हो जाएंगी, वो जहरीली हो जाएंगी दोस्तों। वहाँ पर जो मूंगा या कोरल हैं, स्पंज हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, वो भी डेड कर जाएंगे। धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, अगर ये कीचड़ या ये जो शैवाल हैं उनकी मात्रा बढ़ती गई और वो समुद्र के निचले सतह पे पहुंच गए, तो क्या होंगे, उन क्षेत्रों को छा डालेंगे और वहाँ पर भी, वहाँ का भी इकोसिस्टम जो पारिस्थितिकी है उसको तबाह बर्बाद कर देंगे, उन जीवों को मार देंगे, किल कर देंगे। अब आप सोचिए अगर इतनी समस्या हो जाएगी, है ना, जो सीप, खेघा, केकड़ा, है ना, या कौड़ी, ये जो सेशल्स होते हैं, ये अगर जिंदा भी रह गए, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, जहरीले हो जाएंगे, है ना। अगर ये समस्या हो गई, मर गए, जहरीले हो गई, तो जो उस क्षेत्र में रहने वाले मछुआरे, उनकी ज़िंदगी क्या होगी, आप खुद सोचिए। उनकी ज़िंदगी, उनकी आजीविका प्रभावित हो जाएगी। अगर वहाँ के जलीय चीज़ में ऐसी समस्या है, तो फिर वहाँ क्या होगी, हैजा और अन्य तरह की बीमारियाँ हो जाएंगी ना, जलीय बीमारियाँ, जल से पैदा होने वाली जल प्रदूषित बीमारियाँ हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाए, इस जो सी स्नाट है, इससे जो है व्यापक स्तर पे क्या पड़ता है, पर्यावरणीय दुष्प्रभाव पड़ता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए इस शब्द को समझिए, एक चीज़ करिएगा, है ना। तो ये चीज़ हो गई कीचड़, पंख, ये चीज़ें। अच्छा, अब ये शैवाल पोषक पाते कहाँ से, अब आपके सवाल में ये भी आया होगा कि भाई पोषक है, शैवालों को कहाँ मिलता होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो फैक्ट्रियों से, घरों से जो सीवर का पानी होता है, फैक्ट्रियों से जो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसके बाद मतलब कि वहाँ पर क्या है, खेतों से जो आते हैं पानी, उसमें बहुत सारे पोषक होते हैं। खेतों से आने वाले में फास्फोरस, नाइट्रोजन, सोडियम जैसे पदार्थ होते हैं, वो बह के आ गए हैं ना समुद्र में। उसके बाद उद्योगों से निकलने वाले कूड़ा और जो पानी होते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी के साथ साथ इस समय होती है, पोषकता होती है ना। तो उसके बाद जो सीवर से पहुँचते हैं, घरों के नालों से, सीवर से, उससे तो आप जानते हैं बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे शैवाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो इस समस्या से ये क्या हो गई, ये मतलब कि इनका प्रभाव मतलब कि आता रहता है ना वैसे उसमें। अब मुद्दा है कि हम न्यूज़ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है इसी चीज़। अगर सवालों की बात करें तो सेम इसी तरह का एक दूसरा टर्म आता है, जिसको आप बोलते हैं सुपोषण, ठीक है, सुपोषण। इंग्लिश में आप बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं दोस्तों। यह यूट्रोफिकेशन यूपीएससी पूछ लिया है। इसमें भी क्या हो जाता है, इसमें भी जब न्यूट्रिशन या जब पोषक तत्व बहुत ज़्यादा जिस क्षेत्र में बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाते हैं, बहुत सारे शैवाल ग्रोथ कर जाते हैं। वो शैवाल इतने ज़्यादा ग्रोथ करते हैं दोस्त, कि इसकी वजह से वहाँ पर जो है जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा धीरे समाप्त हो जाती है, मतलब बचती नहीं। जब जल में घुलित ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो क्या होगा, वहाँ पर बीओडी मतलब कि न्यून हो जाएगा, है ना, बीओडी अधिक हो जाएगा ना। तो इसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाएगा। जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो वहाँ के जलीय जीव मर जाएंगे, डेड कर जाएंगे। जब डेड कर जाते हैं तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जाते हैं उनको क्या बोला जाता है, ऐसे क्षेत्रों को डेड जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड जोन। यूपीएससी पूछ चुकी है ना। डेड जोन मतलब कि इतने ज़्यादा सवाल हो गए कि वहाँ पर जलीय जीव या पारिस्थितिकी डेड कर गई, वहाँ पर ऑक्सीजन उस क्षेत्र में नहीं है। तो सेम दोनों चीज़ सी स्नाट और सुपोषण, यही सुपोषण के कारण आप कह सकते हैं सी स्नाट की समस्या है। जब वही जो जल जो है भूरे रंग का कीचड़ या पंख जैसा बन जाता है, कीचड़ हो जाता है, तो उसको आप सी स्नाट कहते हैं। और जब वही शैवाल बड़े बड़े हो जाते हैं, जली ऐसे वनस्पतियाँ बढ़ जाती हैं इसकी वजह से, तो आप उसको क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। दोनों चीज़ें में अभी आप सोच रहे होंगे भाई इतना हम क्यों पढ़ा रहे हैं, तो न्यूज़ में भी कोई भी चीज़ होती है तभी पढ़ाते हैं आपको, समझते हैं। न्यूज़ का चल रहा है, इसमें न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में ये है कि ये अभी जो है ये तुर्की में देखा गया है। तुर्की में मरमरा काला सागर और एजियन सागर, कौन से, काला सागर और एजियन सागर, काला सागर
और एजियन सागर को जोड़ने वाला एक मरमरा सी है। कौन सा? मरमरा सागर है ना। याद रखिए कि मरमरा सागर है, ये सामान्यतः नील में रहता है। इसी मरमरा सागर में ये सी स्नान देखा गया। ये सी स्नान मरमरा सागर कहाँ पर है? यह तुर्की। कहाँ पर है दोस्तों? ये तुर्की के चिन्ह इस्तांबुल है ना, उसके इस्तांबुल शहर के पास में ये मतलब है ना। तो इस वजह से इस क्षेत्र में आ गया है, जिससे वहाँ पर तुर्की इस्तांबुल शहर में बहुत बड़ी समस्या हो गई है। तो अब तुर्की जो है इसको लेकर के आगे मतलब कि एक युद्ध स्तर पे काम कर रहा है, क्योंकि इसके अब दुष्प्रभाव तो आप देख ही चुके हैं क्या क्या है ना। अब जो है ये 2007 में भी उस क्षेत्र में आ चुका है। तो ऐसी चीज़ों से बचने की चीज़ है। अगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप थोड़ा सा इधर देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक काला सी है, मतलब कि काला सागर है, और यहाँ पर ये एजियन है। एजियन कहाँ पर है? साइप्रस वाली इधर साइड में, जो इटली का एक ग्रीस वाला क्षेत्र है। ग्रीस के क्षेत्र में एजियन सागर है और इधर काला है, दोनों के बीच में मरमरा है, इस्तांबुल के बोलना है। तो यहाँ पर ये चीज़ आई हुई है। ठीक दोस्तों, ये चीज़ समझ में आई होगी और आपसे बोलेंगे कि ये सलाह है आपके लिए कि इस 4 टॉपिक को आप अच्छे तरह तैयार करिए, अगर आप IAS और PCS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब अगला टॉपिक दोस्तों चलते हैं। अगले टॉपिक में हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र का CEO वाटर मैंडेट क्या है ना। CEO वाटर मैंडेट। अगले टॉपिक हम देखते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय से, ये जो है आप सेकंड पेपर से IAS के सेकंड पेपर में अच्छा नेक्स्ट डे से हम इसको कोरिलेट करते चलेंगे कि किस पेपर के किस यूनिट से लिया गया है। तो CEO वाटर मैंडेट है ना, CEO वाटर मैंडेट है ना। ये CEO वाटर मैंडेट, या तो इसको आप बोल सकते हैं UN का CEO वाटर मैंडेट, यूनाइटेड नेशन का CEO वाटर मैंडेट है ना। जैसा कि बात पता चली वाटर और मैंडेट मतलब सिद्धांत होते हैं। यह सिद्धांत है किस चीज़ को? वाटर को सुरक्षित, संरक्षित और उसके प्रदूषण से बचाने के लिए, और वाटर के पेयजल, स्वच्छ पेयजल और सैनिटेशन मतलब स्वच्छता को बढ़ाने के लिए दोस्तों होगा। अब अगर इसके जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर ये वाटर का मैंडेट है, मैंडेट मतलब क्या होता है? सिद्धांत है, ठीक है। अगर ये वाटर का मैंडेट है, मैंडेट मतलब सिद्धांत है ना, तो ये कितने सिद्धांत है? याद रखिएगा ये 10 सिद्धांत है ना। तो 10 सिद्धांत किसके लिए है, क्यों है, किस लिए है ना। तो पहला सवाल आता है ये किसके लिए है? तो ऐसे कोई भी कंपनी, सिविल सोसाइटीज, ठीक है, कंपनियों के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, व्यवसाय के लिए, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की जो भी संघ है या उसकी अन्य एजेंसियां हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये सिद्धांत लागू होते हैं ना। तो ये चीज़ हो गई किसके लिए हो गए? फर्म्स के लिए हो गई, औद्योगिक कंपनियों के लिए हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है विभिन्न एजेंसियों के लिए हो गई, सिविल सोसाइटी मतलब NGOs के लिए भी हो गई है ना। अब ये क्या है भाई? मैंडेट है, किसके लिए हो गया? आपने देख लिया किसके लिए है ना, किसके लिए आपने देख लिया। अब किसके लिए क्या मैंडेट है ना भाई? क्या मैंडेट है किसके लिए? तो अब मैंडेट मतलब 10 सिद्धांत क्या है ना। ये 10 सिद्धांत क्या क्या हैं? इसमें स्वच्छता है, पेयजल को बढ़ावा देना है, इनके लिए नीतियों को लागू करना है, नीतियों का निर्माण करना है, नीतियों के लिए सहमति बनाना है, नीतियों के लिए तकनीकी खोजना है। ये सारी चीज़ें क्या हो गई? ये क्या है ना। तो ये मैंडेट में कहा गया है, ठीक ना। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हो गई। अब अगला इसी में आता है कि ठीक एक चीज़ और है क्या है? सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी ये मैंडेट बोलता है ना। अच्छा, व्यापक रणनीति, विकास कार्यान्वयन, इस सब के लिए है। अब आता है भाई CEO वाटर मैंडेट क्या है, ठीक है ना। सिद्धांत है, कब, क्यों, किस तरह स्थापना हुई थी, इसकी भी थोड़ा चीज कर लेते हैं। तो इसकी क्या हुआ था? ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल, ये किसके तहत हुआ? इसकी स्थापना किसके लिए की गई? ग्लोबल, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव है ना। UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट इनिशिएटिव को आप हिंदी में पहल बोलते हैं,
इंग्लिश में आप इनिशिएटिव बोलते हैं ना, के तहत जो है इस CEO वाटर मैंडेट को तैयार किया गया। अब मुद्दा आता है कि UN ग्लोबल कम्पैक्ट पहल क्या है। इसको सन 2001 में इसकी स्थापना की गई थी और इन्हीं सिद्धांतों को लागू करने के लिए किया गया था। फर्म, एजेंसी, NGO इन सब के बीच जो है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा के लिए, वाटर के लिए, पर्यावरण के लिए, इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल कम्पैक्ट पहल की शुरुआत की गई थी। दोस्तों ये हो गया ग्लोबल। अच्छा याद रखिएगा, ये ग्लोबल कम्पैक्ट पहल या CEO वाटर मैंडेट ये दोनों जो है गैर बाध्यकारी हैं, ये बाध्यकारी नहीं है दोस्तों। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। ठीक एक चीज़ और आपको जो जोड़ दो दोस्त, सारी इसमें थोड़ा सा एक सुधार कर लीजिएगा। 10 है, इसको 2001 नहीं 2000 में, ठीक है, सन 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हो गया। अब आता है कि इसमें न्यूज़ में क्या है ना, तो न्यूज़ में ये है कि NTPC, आपको पता है NTPC अपने देश का सबसे बड़ी ऐसी कंपनी है जो पावर क्षेत्र, ऊर्जा के क्षेत्र में काम करती है ना। राष्ट्रीय थर्मल पावर, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना, इसको NTPC को आप बोलते हैं। तो इसने जो है ये थर्मल पावर ने ये जो है जल के संरक्षण के लिए अच्छा काम कर रही है। तो इसने जो है CEO वाटर मैंडेट के साथ हस्ताक्षर किया। कौन सा? NTPC ने क्या किया? हस्ताक्षर की है किसके साथ? इस CEO वाटर मैंडेट के साथ क्या किया है? इसके साथ हस्ताक्षर किया है। ठीक दोस्तों, तो ये हो गया, हस्ताक्षर किया है NTPC ने और इसके संरक्षण के लिए। अब आता है कि क्या NTPC हस्ताक्षर किया तो कुछ पहले से भी काम कर रहा, तो उसका जवाब है हाँ, वो पहले से भी काम कर रहा है। ये जो है जल को 3C आप क्या बोलते, सॉरी 3R बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल आधारित जो है इस पर काम भी कर रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहा। दोस्तों अगर इसमें थोड़ा सा और बता दें जल के मामले में, तो भारत भी काम कर रहा है। जल के लिए जल शक्ति मंत्रालय की स्थापना की गई है। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय की गई है। नमामि गंगे अभियान लाया गया है। उसके बाद क्या किया गया है दोस्तों, और भी कई जल जीवन मिशन चालू किया गया है और ऐसे बहुत सारे चले हैं। हाँ, नीति आयोग जो है कंपोजिट वाटर इंडेक्स भी जारी करता है, उसको भी किया है। तो इस तरह भारत भी इस देश में अच्छा खासा काम रहा है। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आएगा। कोई भी चीज़ आपको जो भी नहीं समझ में आए, निसंदेह आप हमको कमेंट कर सकते हैं, उसमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ सकते हैं, या तो मेल कर सकते हैं, कुछ भी करिए, लेकिन हम आपके बेहतर के लिए काम करते रहेंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और क्या करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। आप देख रहे हैं जैसा कि गर्मी में यह सुबह के 8 बज रहे हैं और उसमें भी इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। दोस्तों कूलर तो चला नहीं सकते क्योंकि गर्मी है, आवाज़ इसमें गूंजेगी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।